मुहिम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिशियन डॉक्टर शकील अहमद। शकील साहब, बिहार में आपकी पार्टी कैसे खड़ी होगी? आप ये देखिए कि बिहार में एफडीआई का इतना ज्यादा विरोध है और आपकी पार्टी की सरकार ने उसको साम दाम दंड भेद से पास करा लिया। जनता को कैसे समझाएंगे? भविष्यवक्ता तो नहीं हूं मैं, जी जी जी, लेकिन प्रदेशों को भारत सरकार ने छूट दी है कि आप अपने प्रदेश में चाहें तो ला सकते हैं। जो उसमें शर्तें हैं वो है कि 10 लाख की आबादी पर आप कर सकते हैं 4 दुकानें। आप वॉलमार्ट की हो, क्रिस्को की हो, टेस्को की हो, 4 दुकानें खुलेगी। अगर मधुबनी के किसी एक किसान को ये लगता है कि उसको उसके जो गल्ला का उसको मूल्य मधुबनी में मिल रहा है, अगर गाड़ी का किराया आने जाने का काट के भी उसको 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिल रहा है, तो वो पटना आकर के क्यों नहीं बिजनेस करेगा? और अगर उसको पटना में कम दाम मिलता है तो आज जहां वो बिजनेस कर रहा है, शकील साहब, आप बिजनेस कर रहा है, नेता लगातार कह रहे हैं मधुबनी तो उसमें आता भी नहीं, अगर आएगा भी तो पटना आएगा। वही मैं कह रहा, नाई की दुकान पर कैसे गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा रामलीला मैदान में इसी एफडीआई वाले स्पीच में अपने कि नाई को कह रहे हैं कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी एफडीआई। ये लोग गुमराह करने की कोशिश। देखिए एक बात होती है, कांग्रेस जब भी अच्छा काम करती है, कंप्यूटर लाई कांग्रेस, लोग विरोध करने लगे, कहने लगे नहीं आप मुझको अच्छी तरह याद है, लोग कह रहे थे ये बेकार हो रहा है, नौजवान हमारे बेकार हो जाएंगे, एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर देगा। और जिन लोगों ने विरोध किया था आज वही जनता को कह रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको कंप्यूटर देंगे। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सारे लोग विरोध कर रहे थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन किया और इकोनॉमी ओपन की। आज नरेंद्र मोदी अभी जापान ऑस्ट्रेलिया से घूम के आए हैं कि चलिए हमारे यहाँ गुजरात में पूंजी लगाइए। शिवराज सिंह चौहान अभी आए हैं सिंगापुर से घूम के कि चलिए हमारे यहाँ पूंजी लगाइए। और एफडीआई 1997 से इस देश में लागू है, सिंगल ब्रांड और होलसेल में। ये रिटेल की बात है और मल्टी ब्रांड की बात है। और एक ऑप्शन मिल रहा है किसानों को। अभी किसानों को कहा उस दिन पार्लियामेंट में कि 17 से 18% जो पैसा 100 रुपया अगर किसी को खर्च होता है ग्राहक को, तो उसमें से 17-18% ही किसानों को मिलता है। किसानों को अगर ज्यादा पैसा मिलेगा और ग्राहकों को कम देना पड़ेगा, 20 से बिचौलिया एलिमिनेट होंगे, तो उससे घाटा किसको? शकील साहब, 2 बड़ी बातें आप कह रहे हैं और 2 बड़ी बातें आपकी पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं। किसानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। मैं 2 आंकड़े आपको दे देता हूं, उस पर आपका जवाब मुझे चाहिए। आर्थिक उदारीकरण आप लेकर आए 1991 में, उसके बाद से इसी मुल्क में 15 साल में 2.25 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये आपकी सरकार का ही आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। आप आर्थिक उदारीकरण लेकर आते हैं, किसान 2.25 लाख आत्महत्या कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप रोजगार की बात करते हैं। 2000 से लेकर 2005 तक भारत में रोजगार वृद्धि दर 2.5% के आसपास थी। 2005 से जब से माना जाए कि आसपास में मनमोहन सिंह जी ने जब से सत्ता संभाली, तब से वो 0.8 मतलब 1% से भी कम हो गया है। रोजगार वृद्धि दर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कम हुआ है। देखिए, रोजगार वृद्धि दर अगर आप सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं तो आपको कम लगेगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखेंगे, जो नरेगा का हमारा पैसा गया है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो सशक्तिकरण हुआ है लोगों का, वो ग्राउंड लेवल पे हुआ है। नरेगा की स्कीम के बारे में भी लोग कहते थे कि ये पैसा फेंकने के है। बिहार में नरेगा में बड़ा घोटाला हुआ है, हमने सबने देखा, सबको पता है, हर जगह हो रहा है। मनरेगा में हर जगह घोटाला हो रहा है। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। आज की तारीख में बिहार में जो सर्वे हुआ है उसमें 83,81,189 करोड़ में 6,000 करोड़ रुपए का गड़बड़ी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से हमने जनरेट किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है अपने वेलफेयर स्कीम से, जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जहां तक किसानों की आत्महत्या की बात, ये सवाल सही है कि किसानों ने महाराष्ट्र में और भी जगहों में, अभी गुजरात में फौरन हुआ है, तो वहां की स्थानीय परिस्थितियों, कृषि स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन हमने किसानों के लिए अब 70,000 करोड़ रुपया इसी यूपीए सरकार, चीजें ठीक है, लेकिन ये विरोधाभास तो है ना शकील साहब। एक तरफ आपकी उदारीकरण की नीति चलती है और उसी के पैरेलल किसानों की आत्महत्याएं। मेरा कहना था कि जो लोग उदारीकरण का विरोध कर रहे थे वही आज उदारीकरण के सबसे बड़े शुभचिंतक बन गए हैं, जाकर के पैसा मांग के ला रहे हैं कि हमारे देश में चल के लड़ाई। मैं उसकी बात कर रहा था कि जो लोग हैं, वो एक बात सही है कि जिन राज्यों ने उदारीकरण की नीति को बड़े जोर शोर से अपनाया, उन्हीं राज्यों में तो किसानों की आत्महत्याएं ज्यादा हो रही है। महाराष्ट्र है, पंजाब है,
आंध्रा है। नहीं, हाँ। उसके अलावा भी जो और राज्य है, मध्य प्रदेश ने नहीं किया लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी सिंगापुर से आए हैं घूम के, शिवराज सिंह चौहान जी, कि आप हमारे यहाँ चल करके पूंजी लगाइए। आपको अगर बाहर से पैसा आएगा, बिहार के साथ तो अजीब स्थिति है। बिहार के बारे में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बिहार का पिछली सरकार से कम है। बिजली 1 मेगावाट एडिशनल बिजली जनरेट नहीं हो सकी 6-7 साल में, तो बिजली जनरेट नहीं हुई तो कल कारखाने नहीं लगे। और नीतीश कुमार जी हिमसेल्फ इज ऑन रिकॉर्ड कि पिछले 7-8 साल में 1 पैसे का पूंजी निवेश बिहार में नहीं आया। मगर हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, आप टीवी चैनलों पर देखते हैं कि बिहार बड़ी तरक्की कर रहा है। क्या तरक्की कर रहा है बिहार, ये मीडिया के मित्र ही बता सकते हैं। जो आंकड़े आपने दिए वही आंकड़े मैं भी दे रहा हूँ कि और तारीफ पे तारीफ हुई चली जा रही है कि बड़ा 1 नंबर चीफ मिनिस्टर है, और कौन कौन लोग प्राइज बुला के दे रहे हैं। शकील साहब, मैं जानता हूँ इस मुल्क में एनडीए वाले जो है यूपीए की कमियों पर सब बात करना चाहते हैं, और यूपीए के लोग जो है एनडीए की कमियों पर बात करना चाहते हैं। अभी एक ताजा खुलासा ये हुआ है कि वॉलमार्ट ने जो है लॉबिंग पर 125 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहां से खुलासा हुआ ये बताइए। खुद वॉलमार्ट ने यही बात। हाँ, उसके रजिस्टर में ये लिखा है। उसने किसको पैसा दिया है? उसने पैसा दिया है अमेरिकन एमपीज को, और उनके यहाँ ये इजाजत है उसकी, और उसको ये करते हैं। जाहिर है कि कोई वॉलमार्ट आएगा, या हमारे यहाँ के टाटा साहब ने जगुआर खरीद लिया तो चैरिटी के काम के लिए नहीं गए हैं, या हमारे यहाँ के जो मित्तल हैं अमेरिकन एमपीज को ही नहीं दिए, भारत में भी उन्होंने पैसे खर्च किए, लगाए होंगे लॉबिस्ट को। तो स्वाभाविक रूप से जो अभी फ्रांस में गए हैं आर्सेलर मित्तल हमारे, तो वहां चैरिटी का काम करने नहीं गए हैं, बिजनेस करने गए हैं। yes. तो बिजनेस में उनको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा अगर हमारे किसानों को एक मार्केट मिलता है। तो वॉलमार्ट का बिजनेस 50,000 करोड़ का होगा। अगर उसके लॉबिंग के लिए अमेरिकन एमपीज को या कुछ इंडियन स्टेक होल्डर को भी उन्होंने कुछ ये किया है और रिकॉर्ड में अपने किया है, उनके खाते से जो गवर्नमेंट का हिसाब किताब करती है, कोई अगर ऐसा करप्शन का चार्ज होता है तो उसका लिखित नहीं होता है, उन्हीं के रिकॉर्ड से गवर्नमेंट ने निकाला है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने निकाला है। तो लोग बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अपने काम करते हैं। तो वो चैरिटी करने नहीं आ रहे हैं, बिजनेस करने आ रहे हैं, इतना तो आपने मान लिया। हैरान भी जाता है कि किसको पैसा फायदा, और वो अगर बिजनेस करने आ रहे हैं से हमको भी फायदा होगा, हमारे देश के किसानों को फायदा होगा, हमारे देश के कंज्यूमर्स को फायदा होगा। ठीक है, ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है और इस पर बहस भी बहुत लंबी हो सकती है। मैं एक सवाल इससे जुड़ा बस और पूछ लेता हूं आपसे कि ये मायावती को आपने 2 दिन में कैसे मैनेज कर लिया? देखिए, ये थोड़ा अन्याय भी है उन लोगों के साथ इस तरह की बात। मैं तारीफ करना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव जी की और मायावती जी की। जी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अभी इतना बीटर चुनाव लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, और इस सरकार को उनका समर्थन 2009 से बिल्कुल मिल रहा है। तो एक बार भी इस 2 साल में 3 साल में न मायावती जी ने न मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम समर्थन वापस कर लेंगे अगर आप ऐसे कीजिएगा। और ये दोनों मामले जो कर रहे हैं, ठीक है, आप इशारा कर रहे हैं सीबीआई की तरफ, मैं बता दूं कि सीबीआई उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में इन दोनों मामलों को कर रही है। इसलिए अगर कोई सीबीआई पर इस दोनों मामलों में इल्जाम लगाता है तो वो उच्चतम न्यायालय पर इल्जाम लगा रहा है। तो आपने मायावती को डराया नहीं, आपने मायावती को ललचाया नहीं, मायावती का 24 घंटों में आपने हृदय परिवर्तन कर दिया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने बायकॉट किया, एक दिन पहले बायकॉट किया, दूसरे दिन आपको वोट दे दिया। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज जी ने चूंकि ये आरोप लगाया है कि सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है, मुझको अपमानित किया है, इसलिए अब मैं खुल के बायकॉट नहीं करूंगा, मैं सरकार को वोट दूंगी। तो मुझे कोई अपमानित कर देगा तो मैं जिस चीज को मानता हूं कि देश का सौदा हो रहा है, मैं देश का सौदा कर लूंगा अगले पल। उन्होंने अपना ओपिनियन उन्होंने उस दिन भी नहीं बदला, ओपिनियन उन्होंने उस दिन भी अपना रखा कि उनके हिसाब से, देखिए हम एक पार्टी के लोग नहीं है, हम अलग अलग पार्टी के दलों के लोग हैं और हर मुद्दे पे हमारी तो बीजेपी को पनिश करने के लिए उन्होंने जनता को पनिशमेंट दिया। उन्होंने अपमानित नहीं, जनता के तो ये लाभ के लिए है, लेकिन उन्होंने कहा, मायावती की राय में यह जनता को पनिशमेंट है, तो सुषमा स्वराज और बीजेपी को पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने जनता को पनिश किया। सुषमा स्वराज
जी का जहां तक मामला है, इनके विजन डॉक्यूमेंट में था कि हम लाएंगे रिटेल में एफडीआई, इनका कैबिनेट नोट था कि 100% एफडीआई लागू, हम तो 51% लाए हैं। तो ये विजन कैसे लॉस्ट हो जाता है इनका, ये तो बीजेपी वाले। ठीक है शकील साहब, आपने मायावती को ललचाया या डराया या उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, ये जनता पर मैं छोड़ता हूं। अब वो चंद सवाल हम आपसे कर लेते हैं जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है, लेकिन हाँ ना में सवाल जवाब करना उचित नहीं है, इसलिए आप किसी से पूछे कि क्या अपनी पत्नी को आपने पीटना छोड़ दिया, तो हाँ कहेगा तब भी फंसता है, ना कहेगा तब भी फंसता है, इसलिए हाँ ना का सवाल नहीं होना चाहिए। उस तरह के सवाल नहीं, आपको ये गुंजाइश रहेगी कि आप हाँ या ना में जवाब दे सकें। क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार और वंशवाद नहीं छोड़ सकती? देखिए, कांग्रेस ने एक्शन लिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कांग्रेस का एक्शन आपके सामने दर्शाता है कि जो मंत्री हैं वो आज की तारीख में जेल में है। जहां तक कोई भी पार्टी किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकती है जब तक जनता का उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर आप नीतीश कुमार के साथ हैं? मैं बिहारी हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, लेकिन नीति मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, जब वो शासन में थे भारत सरकार के, तो उन्होंने एक बार विशेष राज्य का बल्कि उन्होंने विरोध किया था, जो मेरी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। क्या बिहार में किराना में एफडीआई नहीं लाने का फैसला नीतीश कुमार का ये गलत है? मैं समझता हूं कि गलत है। आने वाले दिनों में बिहार से मांग उठेगी कि एफडीआई रिटेल में लाया जाए। क्या कैश सब्सिडी कांग्रेस की सरकार द्वारा भारत की जनता को एक चुनावी घूस है? बिल्कुल नहीं। आप याद कीजिए, राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम एक रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, उसी को बीच में बिचौलिए खा जाते हैं, उसी को एलिमिनेट करने के लिए जो सब्सिडी है वो सीधे हमारे जो बेनिफिशियरी हैं उनको मिले, इसके लिए। कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, राहुल गांधी या पी चिदम्बरम? ये चुनाव के बाद तय होगा, या चुनाव के पहले अगर पार्टी किसी को प्रोजेक्ट करना चाहती है तो करेगी। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस सरकार। क्या राहुल गांधी मंत्री बनने से डरते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी की हर आदमी की सोच, लोग मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। प्रधान सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद नहीं स्वीकार किया, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा उन्होंने मंत्री बनना पसंद नहीं किया। अभी वो इसके जो संगठन है उसका काम कर रहे हैं, भविष्य में जो फैसला करेंगे। क्या राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हैं? स्वाभाविक रूप से कि वो प्रधानमंत्री बनने के उनमें के सारे गुण हैं, सारे लक्षण हैं, लेकिन ये फैसला कब बनेंगे नहीं बनेंगे, पार्टी उनको बनाएगी या नहीं बनाएगी, और अगर फैसला होता है पार्टी का कि हम बनाएंगे तो कब होगा, ये वो फैसला। शकील साहब, आप हमारे बीच आए, मुहामुही में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।